हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरा नाम वैभव है और मैं ये निबेर नॉब चैनल चलाता हूँ जो कि मैथमेटिक्स के 10th, 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। मेरी टैगलाइन मेरे 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को तो याद है, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। तो आज से मैं 10th क्लास का सिलेबस शुरू कर रहा हूँ और जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ मैं ये स्टार्ट करूंगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उनसे कुछ बात कर लूँ। देखो बच्चों, मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो पंजाबी या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और अपनी लैंग्वेज में कंसेप्ट समझना, नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ये बात भी है कि तुम में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 11th क्लास में, 12th क्लास में, हायर क्लासेस में मैथ्स रखेंगे तो वो बाध्य हो जाएंगे इस बात के लिए कि उनको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा, सॉरी। तो बात यह है कि जिनके पास पंजाबी मीडियम है, जिनके पास हिंदी मीडियम है, वो अभी हिंदी और पंजाबी मीडियम में ही पढ़ें, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश मीडियम को समझने की कोशिश करें कि उनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, खास तौर पर उसकी टर्मिनोलॉजी। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। समीकरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इक्वेशंस। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे तुम इंग्लिश मीडियम से भी रूबरू हो जाओ ताकि तुम्हें 11th क्लास में कोई दिक्कत ना हो, तुम अगर मैथ पढ़ना चाहो तो। मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लूंगा, हम इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, लेकिन मैं साथ ही साथ हिंदी और पंजाबी वालों को भी इंस्ट्रक्ट करता जाऊंगा कि किस तरह से इस इंग्लिश सॉल्यूशन को या क्वेश्चन को पंजाबी या हिंदी में समझा जा सकता है। वैसे बाय द वे मैं तुमको तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैंने इंग्लिश 11th और 12th क्लास की बुक को, मैथ सब्जेक्ट की बुक को पंजाबी में भी ट्रांसलेट किया है, तो मैं टर्मिनोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ हूं। तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा कि मैं ये जो काम है कि इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम में समझा सकूं। तो तुम पढ़ के देखना, शुरुआत की कुछ क्लासों में तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मैं ये खास तौर पे हिंदी और पंजाबी मीडियम वालों को कहना चाह रहा हूं कि प्लीज आप इंग्लिश की लैंग्वेज मेरी कागज के ऊपर देख के ये मत सोचना कि मैं हिंदी या पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा। मैं सारी टर्मिनोलॉजी हिंदी और पंजाबी में साथ साथ बताता चलूंगा, बस तुमने थोड़ा सा कोशिश करनी है समझने की। और एक मेरी और रिक्वेस्ट है आपसे कि पंजाब बोर्ड की साइट पर 10th क्लास की मैथ की बुक का PDF वर्जन है, वो डाउनलोड कर लो, और हिंदी वर्जन भी है, वो भी डाउनलोड कर लो। बाकी हिंदी के वर्जन तुमको NCERT ऐप पे भी मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके प्लीज उसे रीड करने की कोशिश करना। मैं तो मैं तुमको सब समझाऊंगा, लेकिन अगर तुम वो साथ साथ में पढ़ोगे, साथ साथ में रीड करोगे, कंटेंट को समझने की कोशिश करोगे, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर तुम ये अच्छी तरह कर लोगे तो बिल्कुल भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इंग्लिश वर्जन कर रहा हूं और मैं पंजाबी और हिंदी मीडियम के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। तो बात इतनी है कि थोड़ा पेशेंस रखना, साथ जुड़ना। और ये मौका मैं अपने 11th और 12th के स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूं कि प्लीज पंजाबी मीडियम या हिंदी मीडियम मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं, मैं बात करता हूं, मैं टर्म्स को उस तरह भी बोलता हूं। और बुक्स जो हैं NCERT की अवेलेबल हैं ऑनलाइन, वो ऑनलाइन NCERT की बुक्स डाउनलोड करो, उसमें से क्वेश्चंस तुम्हें और भी मिलेंगे। मैं तो तुमको PDF वर्जन में अपने असाइनमेंट देता ही हूं, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि तुम वो बुक्स डाउनलोड करके उसमें से वो क्वेश्चन करने की कोशिश करो जो कि मैं असाइनमेंट में या अपनी क्लासेस में कवर करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अब आज मैं 10th क्लास का जो पहला चैप्टर लेने जा रहा हूँ वो है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जैसा कि मैंने कहा, हिंदी और
पंजाबी वर्जन में भी हम बात करेंगे। तो लीनियर का मतलब है हिंदी में रैखिक, इक्वेशंस का समीकरण, और टू का तो दो, और वेरिएबल का चर। तो इसका क्या मतलब हुआ? दो चरों वाली रैखिक समीकरणें। और अगर हम इसको पंजाबी में करें तो रेखी समीकरणा, दो चल, या इसको अगर ढंग से बोलना है तो दो चलों वाली रेखी समीकरणा। चल क्या होते हैं? चल, चर, वेरिएबल्स। अब देखो, पंजाबी और हिंदी मीडियम वालों को पता चल गया होगा कि चर और चल इंग्लिश में वेरिएबल्स को कहा जाता है, समीकरण इक्वेशन को कहा जाता है, और रेखी या रैखिक का मतलब होता है लीनियर। तो अब हम लीनियर की बात करते हैं कि लीनियर है क्या। बेसिकली लीनियर होता है कोई भी ऐसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, या चलो लीनियर इक्वेशन की हम बाद में बात करते हैं, पहले वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। वेरिएबल्स या चर या चल, तीनों ही लैंग्वेज में अब तुम्हें पता चल गया होगा, एक्स, वाई, जेड, ये होते हैं हमारे चल, चर या वेरिएबल्स। और जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स, अब पॉलिनोमियल्स को मैं अगर पंजाबी में या हिंदी में बताना चाहूँ तो वो होते हैं बहुपद, या पंजाबी में भी यही कहते हैं बहुपद। तो पॉलिनोमियल या बहुपद को ऐसे लिखा जाता है। इसको जब हम किसी कांस्टेंट से, यानी अचर या अचल, पंजाबी में अचल बोलते हैं और हिंदी में अचर कहते हैं, यानी कोई भी फिक्स नंबर, जैसे मान लो 3 है। किसी पॉलिनोमियल को, किसी बहुपद को जब हम किसी ख़ास अचल के साथ या ख़ास कांस्टेंट से इक्वेट कर देते हैं, बराबर का साइन लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं हम समीकरण या इक्वेशन। इसको समीकरण कहा जाता है। तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि इक्वेशन क्या होती है, तुम्हें वेरिएबल भी पता है। अब लीनियर की बात करते हैं, रैखिक या रेखी। तो ऐसी इक्वेशन, कई इक्वेशंस बन सकती हैं, कई समीकरणें बन सकती हैं, जैसे कि x + 2xy + y³ + 10 = 0, x + 2xy + y³ + 10 = 0, y³। अब y³ को हम क्या बोलते हैं? ये पावर है, इसको कहते हैं पावर इंग्लिश में, और हिंदी में इसको घात, या पंजाबी में भी घात बोलते हैं, पावर, घात अंक या घातांक ये कहा जाता है इसको। तो अब लीनियर क्या होता है? लीनियर वो होता है जहां पे कि पावर जो है किसकी? वेरिएबल की, वेरिएबल की पावर 1 के बराबर रहती है, यानी कि चल या चर का जो घात या घात जिन्हों कहते ने आपां, वो 1 ਦੇ बराबर होंदी है, ਉਹਨੂੰ कहते ने आपां रेखी समीकरण। तो इसकी कुछ और वो भी देखो, अब लीनियर इक्वेशंस, रेखिक समीकरण और रेखी समीकरण। अब ये तो तुम्हें पता चल गया कि जहाँ घात 1 के बराबर होगी, वेरिएबल भी पता है, तो ये क्या है? टू वेरिएबल्स। तो इसका मतलब है कि x और y सिर्फ 2 वेरिएबल्स को यूज करते हुए जब हम कोई भी इक्वेशन बनाएंगे तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहेंगे। जैसे 3x + 2y = 7। अब इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? 3x + 2y = 7, या पंजाबी में कहेंगे 3x + 2y = 7। बात एक ही है, लिख तो यही रहे हैं ना हम। तो बहुत अच्छा ये रहेगा, ख़ास तौर पे हिंदी और पंजाबी के स्टूडेंट्स ये समझें बात को,
कि मैं ये बता रहा हूँ साथ साथ में कि इसको हिंदी पंजाबी में कैसे कहते हैं, तो वो इस बात पे भी ध्यान दें कि इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। क्योंकि आगे जाके अगर तुमने मैथ लिया, मैथ पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मैथ लेना चाहिए, मैं तो कहता हूँ सभी को मैथ पढ़ना चाहिए +1 +2 में, तो तुम्हें एटलीस्ट पता हो कि कौन से वर्ड को तुमने कैसे पढ़ा था। अब यहाँ आगे जाके पॉलिनोमियल्स आया 11th में, तो तुम्हें पता होगा कि जिसको तुमने बहुपद कहा है वो पॉलिनोमियल है, जिसको तुमने चर या चल कहा है वो वेरिएबल है। तो इस तरह से मैं टर्म्स बताता चलूँगा, ये टर्मिनोलॉजीज तुम्हें बताता चलूँगा, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि तुमको सारा कुछ समझ में आए। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 चरों वाली रैखिक समीकरणें या 2 चलां वालियां रेखी समीकरणा, ये इसका मतलब क्या है? ये है इस तरह की इक्वेशनें, और इस तरह की इक्वेशन मतलब समीकरण, मैं बार बार कह रहा हूं इक्वेशन मतलब समीकरण। तो इसको अगर हम जनरली लिखना चाहें कि जिसमें कि ABC आ जाए, तो वो ऐसे होगा AX + BY = C। ये है, इसमें A, B और C को चेंज करते चले जाओ और तुमको अलग अलग रेखी समीकरणें प्राप्त होती चली जाएंगी, लीनियर इक्वेशंस मिलती चली जाएंगी। तो ये तो हो गया नाम। अब हम ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज का, जिसमें कि इसको यूज करना है। तो ये देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, रोमिला वेंट टू अ शॉप टू परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। सोनाली बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स फॉर ₹18। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये अगर हिंदी में लिखा रहेगा ये क्वेश्चन, या पंजाबी में लिखा रहेगा, तब भी मतलब तो एक ही बनेगा। तो मैं वो समझा रहा हूँ कि रोमिला एक लड़की है, उसने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स तुम समझते हो रबड़, 2 पेंसिल्स और 3 रबड़ 9 रुपए में खरीदे, और सोनाली ने 4 पेंसिल्स और 6 रबड़ 18 रुपए में खरीदे। तो ये अब तुमने दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है इस सिचुएशन को, इसको सारे को बीजगणित के तौर पे, यानी XY की लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में, और ग्राफिकली, और आरेख या आलेख। हिंदी में ग्राफ को तुम सब जानते हो आरेख बोलते हैं, और पंजाबी विच आलेख कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया। अब इसको कैसे किया जाए, देखो इसको सॉल्व करने का तो एक ही मेथड है, चाहे जौन सा मर्जी हम मीडियम लें। तो हम सबसे पहले कहेंगे लेट X be the rate of pencil। अब इसको हिंदी में कैसे लिखा जा सकता है? मान लीजिए पेंसिल का रेट X रुपीज है, और लेट Y be the rate of इरेजर। और इसको पंजाबी में कैसे लिख सकते हैं? मन लो रबड़ दा रेट Y रुपीज है। X और Y हमने पेंसिल और इरेजर का रेट मान लिया। तो हमारे पास है क्या? रोमिला ने कितने पैसे खर्च किए? रोमिला स्पेंट रुपीज = ₹9। इसको अगर हिंदी में लिखना हो तो रोमिला ने पैसे खर्च किए ₹9, और पंजाबी में कहूँ तो रोमिला ने रुपये खर्च किए बराबर 9 रुपये। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो रोमिला ने एक्चुअली 2 पेंसिल्स खरीदी हैं और 3 इरेजर्स खरीदे हैं। तो अगर एक पेंसिल X रुपीज की है तो 2 पेंसिल्स कितने की होंगी? देखो, अगर एक पेंसिल X रुपीज की है तो 2 पेंसिलें X + X रुपीज की हो जाएंगी, यानी कि 2X। तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस नंबर से। इसी तरह रोमिला ने 3 इरेजर्स खरीदी हैं। अगर एक इरेजर Y रुपीज की है तो 3 इरेजर्स 3Y रुपीज की हो जाएंगी, जैसे यहाँ 2X हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2X + 3Y = 9।
एक इक्वेशन तो ये बन गई। और अब हम बात करते हैं सोनाली की। सोनाली ने कितने रुपए खर्च किए? सोनाली स्पेंट ₹18। अब सोनाली ने 4 पेंसिल्स खरीदी और 6 इरेजर्स खरीदे। बिल्कुल उसी तरह कि अगर एक हमारे पेंसिल का रेट x रुपीज़ है तो 4 पेंसिलें कितने में आएंगी? 4 × x, यानी 4 × x। तो 4x तो पेंसिल पे उसने रुपए खर्चे और इरेजर्स उसने 6 खरीदी। तो अगर y रुपीज़ एक इरेजर के हैं तो 6 इरेजर्स के कितने हो जाएंगे? 6y विच इज इक्वल टू 18। उसने 18 रुपये खर्चे, इस तरह खर्चे। लेकिन अब देखो ये जो हमारी बन रही है समीकरण, इक्वेशन, इसमें से हम इधर से 2 कॉमन ले सकते हैं, या ये कह लें कि 2 के टेबल में ये तीनों ही नंबर आते हैं, तो सभी को 2 से डिवाइड कर दो। 2 2 दा 4 होता है तो 2x हो जाएगा, 2 3 दा 6 होता है तो ये 3 हो जाएगा, 2 9 दा 18 होता है तो 9 हो जाएगा। यही इक्वेशन जो है वो इस तरह लिख ली हमने, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों समीकरणें सेम ही बन गई हैं। देखो, तो हमने इस सिचुएशन को अलजेब्राइकली यानी बीजगणितिक तौर पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। और अब हम इसका आलेख बनाएंगे यानी ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास जो समीकरण बना था वो था 2x + 3y = 9। अब ऐसा करते हैं, हम x को 0 पुट कर देते हैं। ऐसे लिखते हैं, पुट x = 0। x को 0 पुट करेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा? 2 × 0 + 3y = 9। 2 × 0 तो 0 हो गया, यानी 3y = 9। तो y कितना आ गया बताओ? ये नीचे चला जाएगा ना, इधर डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 3। तो x को 0 पुट करने पर हमारे पास y आ गया 3। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर, अब देखो देयरफॉर जो है ये तो पंजाबी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाता है और हिंदी में भी। एक्चुअली मैथ की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, इसको चाहे बराबर कहो चाहे इक्वल कहो, लिखना तो इसको ऐसे ही है ना। तो इसलिए मैथ की एक अलग लैंग्वेज है, इसलिए मीडियम का मैथ पर कोई ख़ास उतना बड़ा असर होता नहीं है। तो हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया ड्रॉ करने के लिए? वी गेट द पॉइंट, उसको ए नाम दे दिया हमने, 0,3। अब तुम जानते हो x को पहले लिखते हैं और y को बाद में, x, y। एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0,3। अब हम दोबारा पुट करेंगे, पुट x = हम x को क्या पुट करें बताओ? हम x को 1 पुट कर देते हैं, या चलो 1 पुट कर देते हैं। x को 1 पुट किया तो कितना आ गया? 2 × 1 + 3y = 9। 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 + 3y = 9। तो 3y कितना हो गया? ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 - 2 जो कि 7 है। तो हमारे पास आ गया 3y = 7। तो y की वैल्यू आ गई 7/3। तो 7/3 को हमने थोड़ा सा पॉइंट्स में निकाल लेना है, क्योंकि ड्रॉ करना है हमने x एक्सिस y एक्सिस पे। तो 7 3 3 to the 6, एक आया, पॉइंट लगाया हमने, 3 3 दा 9, 1 आया, बहुत है इतना ही। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2.3। तो देयरफॉर वी गेट द पॉइंट, पहले x की वैल्यू आएगी 1,2.3। अब देखो, इसके हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए हैं, इसको हमने नाम दे दिया b। हमें एक और पॉइंट भी निकालना चाहिए, और इसमें चाहे x को पुट करो चाहे y को, कोई भी नंबर पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार हम ऐसा करते हैं, y को पुट कर देते हैं। पुट y = 0। y को 0 पुट करेंगे, देखो इक्वेशन में, तो 2x
प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 9। तो 2x 3 0 का 0 हो गया, प्लस 0 इज इक्वल टू 9। 2x इज इक्वल टू 9। x कितना हो गया? 9/2, 9/2 सॉरी। तो इसी तरह जब तुम डिवाइड करोगे तो आएगा 4.5। तो हमको कौन सा पॉइंट मिला? देयरफॉर वी गेट द पॉइंट C 4.5, 0। हमने क्या किया? x को पहले लिखना है, y को बाद में। तो देखो अब तक मैंने क्या किया है, अब तक मैंने 3 पॉइंट निकाले हैं और पुट का मतलब मान लो x बराबर 0, और इसको अगर लिखना चाहो देयरफॉर बिंदु A प्राप्त होया, देयरफॉर बिंदु B प्राप्त होया, और इसी तरह हम C के लिए लिख सकते हैं। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं और अब हमने इनको किस तरह से लिख देना है? साढ़े कोल है वी गेट, हमने एक बॉक्स बनाना है। x y, अब x की वैल्यू ये देखो यहां पर 0 3, x 0 y 3। तो हमने यहां किया x 0 y 3, फिर x1 y 2.3, x1 y 2.3 और x 4.5 y 0। ये हमने पॉइंट्स इस तरह से लिख लिए। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस y एक्सिस कितनी लंबी लंबी चाहिए? देखो यहाँ से देख लो, x एक्सिस 5 पॉइंट्स तक चाहिए और y एक्सिस 3 तक हमें चाहिए। तो मैं तो ये ग्राफ जो है वो रफ हैंड से बना रहा हूँ, फ्री हैंड। तुम्हारे पास स्केल होगा, पेंसिल होगी, उसको प्रॉपरली तुम यूज करके बना सकते हो। तो मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ। x एक्सिस y एक्सिस, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। मैंने ये पहला क्वाड्रेंट, पहली चौथाई इतनी बड़ी क्यों बनाई? क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, इसलिए ऐसा मैंने किया। तो अब 0,3 कहाँ होगा? x0, x एक्सिस पे आ जाओ, x एक्सिस पे 0 यहाँ है, और फिर यहाँ से तुम y एक्सिस की तरफ 3 टाइम्स चलो तो ये पॉइंट बन गया। उसके बाद 1,2.3, तो x एक्सिस, x की वैल्यू 1 है, 1 पे आ जाओ, और फिर तुम y एक्सिस के पैरेलल 2.3 चलो, तो 2.5 यहाँ पर होगा, 2.3 इससे थोड़ा कम, तो यहाँ से इतना बन गया। वैसे मैं अगली बार तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे पास ग्राफ होगा, मैं ग्राफ से प्रॉपरली बना के दिखाऊंगा। इस वक्त मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, इस वजह से गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। अच्छा, ये तो हो गया पॉइंट 1,2.3, और लास्ट में हमारा x 4.5 यहाँ पर है, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0। तो 0 का मतलब है कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, यही। तो ये 3 पॉइंट देखो एक ही सीध में आ रहे हैं तकरीबन। मैंने रफ हैंडली बनाए हैं तो शायद थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो तब तुमने ये लाइन खींच देनी है। तो मैं देखो ये लाइन ड्रॉ करता हूं। ये पॉइंट इधर है, क्योंकि मैंने रफ हैंडली बनाया है ये ग्राफ, उस वजह से ऐसा हो गया। तो सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो लाइन है इसके ऊपर तुमने इस इक्वेशन का नाम लिखना है, जो कि था 2x + 3y = 9। फिर ये वाला पॉइंट क्या था? A 0,3। ये वाला पॉइंट क्या था? B 1,2.3। और ये वाला पॉइंट था C 4.5,0। तो इस तरह से देखो स्टूडेंट्स, ये हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दी बात, आलेख द्वारा भी हमने ये सारी सिचुएशन क्लियर कर दी। आज के लिए मैं कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, अगली बार से मैं असाइनमेंट दूंगा। और अगर यहाँ तक तुम्हें समझ में आया, तुम्हें अच्छा लगा,
तो इस वीडियो को लाइक कर दो, आगे अपने जिनको भी फ्रेंड्स को तुमने भेजना है शेयर कर दो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की बेल भी बजा दो, ताकि जब भी मैं नई क्लास पोस्ट करूं, नया वीडियो पोस्ट करूं, तुमको पता लग जाए और ऐसा ना हो कि तुम किसी भी क्लास से वंचित रह जाओ, क्योंकि मैं रेगुलरली ये वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ये सिलेबस मैं कवर करता रहूँगा। थैंक यू।